हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। आपको कहानियां अच्छी लगती हैं तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगती है। दोस्तों, आज सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 123 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप कहानी सुन रहे हैं मनदीप की आवाज में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब वो लोग गुफा के अंदर उस महल में पहुंच गए तो सामने ब्लैक क्रो वाइन्स को देखते ही समर उसकी तरफ जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही मनावर उसकी तरफ बढ़ गया था। मनावर को समर ने दूर कर दिया, लेकिन उससे मनावर गुस्सा हो गया था। मनावर ने गुस्से में समर की तरफ देखते हुए कहा, समर, तुम कमीने, तुम्हें वशिष्ठ परिवार यहां लेकर आया और तुमने वशिष्ठ परिवार पर ही हमला करने की कैसे सोच ली? वो वहां से खड़ा हुआ और उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। उसकी बात के जवाब में समर ने अपने चेहरे पर एक दबंग भाव के साथ कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ब्लैक क्रो वाइन सिर्फ मेरी है और उसे कोई हथियाने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। ये कहते हुए उसने एक ठंडी मुस्कान दी। उसके शब्द न केवल मनावर के लिए थे, बल्कि वहां पर मौजूद सब लोगों के लिए थे। जो कोई भी ब्लैक क्रो वाइन्स के लिए उसके साथ लड़ने की हिम्मत करता तो समर उसे जाने नहीं दे सकता था। समर ने अभी अभी आशीष को मारा था, इसीलिए उसकी प्रबल शक्ति सभी के लिए स्पष्ट दिखाई दे रही थी। हालांकि ब्लैक क्रो वाइन्स कीमती थी, फिर भी कुछ लोगों ने समर को इतना आक्रामक बना दिया था और उसके व्यवहार को देखकर सोचना ही बंद कर दिया था। उन्होंने हाई लेवल के गोलियों की तरफ रुख कर लिया। हालांकि ब्लैक रो वाइन्स का आकर्षण बहुत ज्यादा था और वहां हमेशा कोई न कोई ऐसा होता जो मौत से नहीं डरता था। देखिए, जैसे ही समर ने ब्लैक रो वाइन्स पर हाथ रखा, अचानक पीछे से तलवार जैसी बिजली चमकी। कोल्ड ब्लड ने अपनी तलवार जोर से खींच ली थी। हवा को चीरते हुए समर की तरफ उसने वार कर दिया था। एक फाइटर और शरीर साधना मास्टर दोनों एक साथ थे, इसलिए उसे कीमती ब्लैक रो वाइन की जरूरत थी। पीछे से आती तलवार को महसूस करते हुए समर तुरंत घूम गया और जल्दी से अपनी रेड फायर तलवार उसने भी निकाल ली, जो कोल्ड ब्लड की रेड तलवार से ज्यादा तेज चमक रही थी। तभी कोल्ड ब्लड ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, समर, ये ब्लैक क्रो वाइन्स सिर्फ मेरे लिए फायदेमंद है। तुम अपनी पसंद के अनुसार कोई भी अमृत चुन सकते हो, इसे छोड़ दो। उसकी बात सुनकर समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम यहां से चले जाओ कोल्ड ब्लड। अगर तुमने ब्लैक क्रो वाइन्स को हाथ लगाने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। समर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके अंदर एक ठंडा किलिंग इंटेंट निकल रहा था। वो ग्रैंड मास्टर टीयर के हथियार और हाई हेवन लेवल की गोलियां छोड़ सकता था, लेकिन उसे ब्लैक क्रो वाइन किसी भी हालात में हासिल करनी थी, क्योंकि वो कियारा को बचाने के लिए थी और उसके लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता था। सिर्फ ब्लैक क्रो वाइन्स की खातिर समर ग्रैंड मास्टर के मकबरे पर आया था, और अगर कियारा की जान का सवाल न होता तो वो यहां आने की जहमत भी नहीं उठाता। कई मुश्किलों से गुजरने के बाद समर आखिरकार अमृत किंग के महल में पहुंच चुका था। ब्लैक क्रो वाइन्स लेने ही वाला था। कोल्ड ब्लड और उसे हथियाने की कोशिश कर रहे दूसरे लोगों पर उसका गुस्सा बिल्कुल जाहिर था। तभी हेल किंग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, कोल्ड ब्लड, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और यह कहते हुए वो एक तलवार लेकर उसके पास आ गया। तलवार बिल्कुल काले रंग की थी, जिस पर एक घोस्ट के तीर का निकाशीदार पैटर्न बना हुआ था, जो जानलेवा लग रहा था। तभी डुलुथ ने भी उसके पास आते हुए कहा, कोल्ड ब्लड, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हम मिलकर समर को मार सकते हैं। जहां तक पारुल, शिवांगी, ग्वाओ और अन्य लोगों की बात है, तो वो ताबूत के कई तरफ वाटर मून स्वॉर्ड तकनीक और
ट्रैप तकनीक की पुस्तों के लिए लड़ रहे थे। जहां तक कि अगर वो आना चाहते हो तो असंभव था, क्योंकि रितेश और पल्लवी ने उन्हें पहले ही ब्लॉक किया था। तभी समर ने एक सम्राट की तरह उनकी तरफ देखते हुए जोर से हंसते हुए कहा, तुम सब मेरे दुश्मन हो, आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। उसके सामने खड़े सभी लोग उसके दुश्मन बन चुके थे। उसे हेल किंग से बड़ी नफरत थी और इस बात से वो नाराज था कि कोल्ड ब्लड कियारा को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। डुलूथ के संदर्भ में वो रूसी किलर कैंप का कोच और हाई हेवन रैंकिंग लिस्ट में एक प्रसिद्ध फाइटर भी था। एक बार जब समर शैडो ग्रुप टीम का एक मिशन पर था तो डुलूथ ने किलर्स ने एलिस को मारने का लक्ष्य बनाया था। इसलिए समर गुस्सा हो गया था और इसका परिणाम रूस के 30 से ज्यादा किलर्स की मौत थी और परिणाम स्वरूप डुलूथ उसका दुश्मन बन चुका था। तभी कोल्ड ब्लड जोर से चिल्लाया, इसे मार डालो और अमृत किंग के खजाने को हासिल करो। उसने चिल्लाते हुए समर पर हमला करने के लिए अपनी रेड तलवार लहरा दी। तलवार का नाम क्रिम्सन तलवार था, जो एक ग्रैंड मास्टर टियर का हथियार था। यह क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के सेक्ट मास्टर की तरफ से कोल्ड ब्लड के लिए एक तोहफा था, जिसे उसे ग्रैंड मास्टर मकबरे में खजाने को हथियाने की मदद मिलने की उम्मीद थी। कोल्ड ब्लड ने तलवार लहराई और तुरंत हवा में उड़कर लाल बिजली की चमक के साथ समर पर आ गिरी। तभी हेल किंग ने भी अपनी आंखों में एक गहरे किलिंग इंटेंट के साथ क्रूरता से मुस्कुराते हुए चिल्लाकर कहा, घोस्ट किंग बवंडर। उसे वो अपनी घोस्ट किंग तलवार से हमला किया। तलवार के ब्लेड ने एक काले भंवर का निर्माण कर दिया जो समर की तरफ बढ़ता जा रहा था। घोस्ट किंग सेवर भी घोस्ट किंग का एक प्रसिद्ध हथियार था। ब्लैक मैन और व्हाइट मैन की मौत के कारण घोस्ट किंग समर से बहुत नफरत करता था। परिणाम स्वरूप घोस्ट किंग ने हेल किंग को न केवल घोस्ट किंग वर्लविंड सिखाया, बल्कि उसे घोस्ट किंग सेवर तकनीक भी सिखा दी थी। यहां तक कि समर को मारने में मदद करने के लिए उसने अपना घोस्ट किंग सेवर हेल किंग को उधार भी दे दिया था। घोस्ट किंग तलवार की बात करें तो वह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी थी। 15 साल पहले घोस्ट किंग तलवार तकनीक से घोस्ट किंग ने ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज के साथ एक भीषण युद्ध भी लड़ा था। कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध क्षेत्र में घोस्ट किंग ने इसी तलवार से ग्रेट कॉन्करर थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज को घायल भी कर दिया था और अंततः उन्हें चट्टान से नीचे भी गिरा दिया था। डुलूथ का हथियार एक काली लंबी तलवार थी जिसकी नोक पर जानलेवा जहर लगा हुआ था। किलर्स द्वारा हथियार में जहर लगाना तो आम बात थी। हालांकि तलवार ग्रैंड मास्टर टियर की तलवार तो नहीं थी, फिर भी यह हाई हेवन टियर के हथियारों में व्यापक रूप से जानी जाती थी। इसके अनगिनत लोगों ने जान ली थी। निश्चित रूप से टॉप 3 में वो शुमार थी। डुलूथ ने तलवार निकाली और तुरंत हवा में एक काला छेद बना दिया जो समर के दाहिने तरफ जा गिरा। तीनों व्यक्ति जो हाई हेवन किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज पर पहुंच चुके थे, उन्होंने समर पर 3 दिशाओं से हमला किया। उनका लक्ष्य जो उन्हें मार डालना था। तीनों फाइटर्स के अलावा उनके साथ जो लोग, जिनमें क्रिम्सन ब्लड सेक्ट और घोस्ट किंग सेक्ट के विद्यार्थी और साथ ही किलर कैंप के हथियारे भी शामिल थे, सभी ने समर को घेर लिया था और एक साथ उस पर हमला किया। तभी समर गुस्से में चिल्लाया, रेड फायर वेव, और रेड फायर तलवार में इंपोर्टेंट सार डाल दिया, जिसे तलवार सीधे 3rd लेवल पर आ चुकी थी और जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। रेड फायर तलवार एक विशाल फायर वेव में बदल गई। जलती हुई लो की चमक की तरह सभी दिशाओं में रेड तलवार की बिजली चमक रही थी। तभी एकदम से कटाक की आवाज आई। दर्जनों क्लिकों के साथ आसपास के लोगों के हथियार जो सामान्य थे, समर की रेड फायर तलवार का सामना नहीं कर सकते थे, सभी एक साथ टूटकर नीचे गिर गई। समर ने हमले के बाद केवल कोल्ड ब्लड और हेल किंग की तलवारें ही बची थी। जहां तक डुलूथ की तलवार का सवाल है, उसने खतरे को भांप लिया था और उसी क्षण उसने अपनी तलवार को वापस खींच लिया था, इसीलिए वो भी बच चुकी थी। आमने सामने की लड़ाई के दौरान समर ने सिर्फ एक ही तलवार से अपने दुश्मनों को रोक दिया था। रेड फायर तलवार तकनीक एक पावरफुल ग्रैंड मास्टर की तकनीक थी, क्योंकि समर पहले ही 3 लेवल के लोगों के ग्रुप के खिलाफ लड़ने जा रहा था। अगर वो 4था लेवल सीख लेता
तो निश्चित रूप से उन सभी को एक ही वार में वो मार डालता था। कोल्ड ब्लड की ताकत समर से ज्यादा थी, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक समर के जितनी अच्छी नहीं थी, और इसलिए कोल्ड ब्लड के हमले में समर को कोई चोट नहीं आई। समर फिर से गुस्से में चिल्लाया और बोला, सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये चिल्लाते हुए वो भीड़ पर झपटा और उसने अपनी रेड फायर तलवार से कत्ले आम करना शुरू कर दिया था। समर को एहसास हो गया कि आज किसी समझौते पर पहुंचना नामुमकिन है। या तो वो मारे जाएंगे या फिर वो जिंदा रहेगा, क्योंकि ब्लैक क्रो वाइन्स और अमृत किंग के खजाने दोनों ही बहुत ज्यादा आकर्षक थे। कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। समर ने अपनी तलवार निकाली और क्रिम्सन ब्लड सेक्ट से एक स्टूडेंट का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर उड़ते हुए स्टूडेंट की आंखों में भय भर गया था और वो उसी समय मर गया। ओह, बहुत ताकतवर, यह आदमी बहुत ताकतवर है। यंग मास्टर कोल्ड ब्लड से भी ज्यादा ताकतवर। उसके आसपास के स्टूडेंट्स ये चिल्लाने लगे थे। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट्स को मारने के बाद समर ने अपनी तलवार को दोबारा लहराना जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप घोस्ट किंग सेक्ट के एक स्टूडेंट रूसी किलर कैंप के एक किलर का सिर धड़ से अलग हो चुका था। यह सब देखकर कोल्ड ब्लड गुस्से में चिल्लाया, समर, तुम कमीने, कोल्ड ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट्स को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेल किंग भी चिल्लाते हुए बोला, तुम नरक में जाओगे समर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घोस्ट किंग के आदमियों को मारने की? वहीं डोलोथ भी गुस्से में पागल हो गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, शैडो किंग, 1 साल पहले तुमने मेरे किलर कैंप में 30 लोगों को मारा था। अब तुमने एक और को मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा शैडो किंग। अपने आदमियों को बुरी तरह से मरता देखकर कोल्ड ब्लड, हेल किंग और डुलुथ सभी के सभी क्रोधित हो गए थे। उनकी आंखों में ठंडा किलिंग इंटेंट आ गया था। उनके सबसे वफादार आदमी होने के नाते सभी मृतक महापावरियों के अत्यंत प्रभावशाली स्टूडेंट थे, जो बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली थे। इस प्रकार उनके सेक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तभी समर ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, क्या 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 तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। पहले तुम्हारे आदमियों को मारूंगा और फिर तुम लोगों को एक एक करके मारूंगा। उसके चारों तरफ खतरनाक किलिंग इंटेंट फैल गया था, जिससे आसपास के लोग अनजाने में ही दहशत से कांप उठे थे। मन में किलिंग इंटेंट लिए समर मानो किसी किलर के देवता जैसा था। वो अपनी तलवार घुमाता रहा और हवा को चीरता रहा। आसपास के लोगों को डर लग रहा था। उसके हर वार के साथ कोई ना कोई सिर नीचे जमीन पर गिरता ही जा रहा था। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट, घोस्ट किंग सेक्ट और रूसी किलर कैंप के स्टूडेंट्स समर के हाथों से चींटियों की तरह मारे जा रहे थे, जिसे वो अंधे तरीकों से मर रहा था। क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के स्टूडेंट्स ने आंखों में भय भरकर कोल्ड ब्लड से मदद मांगते हुए कहा, यंग मास्टर, हमारी मदद कीजिए यंग मास्टर। समर, जो एक शैतान लग रहा था, उसने मौत के घाट सबको उतार दिया। कोल्ड ब्लड के प्रति उसकी आशंका पर काबू पा लिया गया था। घोस्ट किंग सेक्ट के लोग भी घबराए हुए स्वर में चिल्लाए, हाइनेस, प्लीज हमें बचा लीजिए हाइनेस। सभी रूसी हत्यारे भी चिल्लाए, कोच, हमारी मदद कीजिए कोच। वो वहां से भाग जाना चाहते थे। अपने वफादार आदमियों के लगातार हो रही मौत को देखकर कोल्ड ब्लड, हेल किंग और डुलुथ आग बबूला हो गए थे। उनके मीन में किलिंग इंटेंट फूट पड़ा था। उन सभी ने समर पर हमला किया, लेकिन वे समर की तेज गति और बिजली की तरह से उसके शरीर तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। समर उन आदमियों के सिर लगातार काटता हुआ घूम रहा था, जिससे हवा में तीखी खूनी गंध भी फैल गई थी। कुछ ही पलों बाद क्रिम्सन ब्लड सेक्ट, घोस्ट किंग पैलेस और रूसी किलर कैंप के 3 लीडर्स को छोड़कर उनके सभी के सभी स्टूडेंट्स मारे जा चुके थे। तभी कोल्ड ब्लड ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, समर, तुम अब क्रिम्सन ब्लड सेक्ट के एक कट्टर दुश्मन बन गए हो। हेल किंग ने कहा, समर, अब तुम्हें हम टुकड़े टुकड़े करके मारेंगे। डुलुथ ने एक किलिंग इंटेंट के साथ कहा, मैं कसम खाता हूं
कि हर हाल में आज तुम्हें मार डालूंगा। कोल्ड ब्लड, हेल किंग, डुलुथ सभी तेज किलिंग इंटेंट से उदास दिख रहे थे। अपने मर चुके स्टूडेंट्स का बदला लेने के लिए वे सब मिलकर समर पर टूट पड़े। उनकी बातें सुनकर समर जोर से हंसा। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे डर है कि अंत में तुम मारे जाओगे। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट उभर आया था। क्योंकि उसने अभी बहुत से लोगों को मारा था, इसलिए उसके दिमाग में किलिंग इंटेंट बढ़ता ही जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप बस वो यही चाहता था कि उसके सामने मौजूद लोगों की मौत हो ही जाए, जिसकी वजह से वो कंट्रोल से अब बाहर होता जा रहा था। तभी कोल्ड ब्लड ठंडे मुस्कान के साथ चिल्लाया, क्रिम्सन सेबर टेक्निक। और ये चिल्लाते हुए उसने अचानक अपनी रेड तलवार समर की गर्दन पर घुमा दी। उसका उद्देश्य एक साफ था, वो समर की गर्दन को काटना चाहता था। समर ने अपनी तलवार सामने रखी, ऊपर से नीचे तक क्रिम्सन सेवर पर तलवार की नोक के जोर से निशान साधा, जिससे कोल्ड ब्लड तुरंत पीछे हट गया। विशाल पर्वतों में खाए गए 7 सितारा फल की वजह से समर की शारीरिक एनर्जी भी अब काफी बढ़ चुकी थी। अपने सीखे हुए थर्ड मार्शल आर्ट तकनीक के बल पर वो 3 महारथियों के आक्रमण के बावजूद अजय रह सकता था। समर ने अभी कोल्ड ब्लड को हराया ही था। हेल किंग की तलवार पीछे से चुपके से आई और उसके दिल को भेदने की कोशिश करने लगी। समर फिर भी स्थिर रहा। उसकी तलवार पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टली घूम गई, मानो उसकी पीठ पर भी आंखें हो। उसने तुरंत हेल किंग की तलवार को दूर फेंक दिया और उस तलवार को देखते हुए समर तिरस्कार से मुस्कुराया। उसने ठंडी और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या क्या छिपकर हमला करने के अलावा तुम और कुछ भी कर सकते हो? समर के बहुत सारे दुश्मन थे। अगर उससे पूछा जाए कि वो किससे सबसे ज्यादा नफरत करता है, तो निश्चित रूप से हेल किंग था, जो छल कपट के अलावा और कुछ नहीं जानता था। हेल किंग पहले भी समर से हार चुका था, वो उसे डरता भी था। हेल किंग भी समर से इतनी नफरत करता था कि वो उसे मार डालना चाहता था, लेकिन डर के मारे वो हमेशा समर पर छुपकर हमला करता था। वो असल जिंदगी में बिल्कुल नीच और धूर्त लोगों के जैसा दिखता था। समर की बात सुनकर हेल किंग का चेहरा भी काला पड़ चुका था। जाहिर तौर पर समर के तिरस्कार से ज्यादा वो असहज महसूस कर रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, समर, मैं तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करूंगा। समर ने उसे तिरस्कार से देखते हुए ठंडे मुस्कान के साथ कहा, बकवास, तुम बस बकवास कर रहे हो। तुम्हारी कभी भी निष्पक्ष और खुले तौर पर लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, और ऐसे तो मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। फाइटर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज फाइटिंग तकनीक की भावना थी, जो निष्पक्ष व्यवहार करने और कभी हार न मानने की भावना थी। क्योंकि हेल किंग अक्सर छिपकर हमला करता था, वो बुरे भी काम करता था, इसलिए उसने फाइटिंग तकनीक की अपनी भावना को भी खो दिया था। अब वो कभी भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता था। जैसे ही हेल किंग ने समर पर चुपके से हमला किया, डुलुथ ने भी बाएं तरफ से अपनी काली तलवार से हमला कर दिया था। वो किलर्स का कोच था और चुपके से हमला करना उसके भी बड़ी खूबी थी। समर जोर से चिल्लाया, तुम लोग आग से खेल रहे हो। लगातार 2 हमलों के बाद समर गुस्से से बहुत भर गया। उसकी आंखों में उग्र भाव आ गया था और समर अचानक बाहर कूदा और डुलुथ के पास पहुंच गया। उसका इरादा पहले डुलुथ को मारने का था, क्योंकि किलर कोच एक छुपे हुए जहरीले सांप की तरह था, जो कभी भी उस पर जानलेवा हमला कर सकता था। समर को किलर्स में सबसे ज्यादा नफरत थी, क्योंकि वे अंधेरे में जहरीले सांप की तरह थे। वो सबसे ताकतवर नहीं, लेकिन सबसे खतरनाक थे। समर ने अपनी तलवार बिजली की चमक जितनी तेजी से लहराई और उसकी तलवार तुरंत डुलुथ की काली तलवार से टकरा गई। डुलुथ की हाई हेवन टीयर तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। हालांकि तलवार बहुत पावरफुल थी, हेवन टीयर हथियार था, लेकिन ये फायर तलवार जो एक ग्रैंड मास्टर हथियार था, वो कहीं ज्यादा खतरनाक थी। टूटी हुई तलवार को देखते ही डुलुथ की आंखें नुकसान से भर गई और फिर उसने गुस्से में समर की तरफ देखते हुए कहा, शैडो किंग, शैडो किंग, मेरी तलवार तुमने तोड़ने की हिम्मत की। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता शैडो किंग। उसकी बात के जवाब में समर
क्रूरता से मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम हो, ये तुम हो डुलूथ, और अब तुम मरने वाले हो। तुम रूस में रहने के बजाय इंडिया आए और यहां तक कि मुझ पर चुपके से हमला करने के लिए भी राजी हुए। अब नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ डुलूथ। ये कहते हुए वो एक डेथ गोड की तरह तुरंत डुलूथ के सामने पहुंचकर समर ने उसके सिर पर अपनी तलवार तान दी। डुलूथ डर के मारे चिल्लाया, नहीं, नहीं, नहीं। वो डरते हुए जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन उसकी स्पीड समर जितनी तेज नहीं थी। अगले ही पल समर की तलवार डुलूथ का सिर काटते हुए आर पार निकल गई। उसका सिर कटकर दूर उड़ गया। उसकी आंखें मरने से पहले भय से भरी हुई थी। मरने से पहले डुलूथ के मन में बस यही विचार घूम रहा था, आखिरकार ये शैडो किंग इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और उसे किलर्स कैंप के कोच और किलर्स के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध डुलूथ की मौत में बदल चुका था। डुलूथ की मौत से किसी को ज्यादा सदमा नहीं लगा। आखिरकार वो रूस से था और इंडिया के लोगों का उससे इतना गहरा रिश्ता नहीं था। डुलूथ मर चुका था। उसके साथ आए 9 किलर्स भी मर चुके थे। इस बार समर ने उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया था। डुलूथ के मरने के बाद समर का किलिंग इंटेंट और भी तेज हो गया। मुस्करी रूप से हमला करने के लिए पीछे मुड़ा और हेल किंग उसका पहला शिकार बना। वो लंबे समय से हेल किंग को मारना चाहता था, क्योंकि हेल किंग उसका कट्टर दुश्मन था, लेकिन हेल किंग बार बार भागने में कामयाब होता था। इस बार समर ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया और उसे मारने की ठान ली थी। समर गुस्से से चिल्लाकर बोला, मरने के लिए तैयार हो जाओ हेल किंग। और ये कहते हुए उसने हेल किंग पर अपनी तलवार से वार कर दिया, जिससे हवा फट गई और तलवार की चमक में बदल गई, जिससे उसके हमलों की झड़ी अभेद्य लगने लगी। यह देखकर हेल किंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी घोस्ट किंग तलवार निकाली और समर की तलवार से वो भिड़ गया। हेल किंग पीछे हटता रहा। 4 कदम पीछे हटने के बाद उसके पैरों का कंट्रोल उस पर नहीं रहा। वो समर से बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रहा था, और ये सिर्फ घोस्ट किंग द्वारा उसके हाथ में दिए गए ग्रैंड मास्टर हथियार की बदौलत था कि वो समर की तलवार से नहीं मरा था। तभी कोल्ड ब्लड ने अचानक समर को छोड़ दिया। ताबूत के पास दाएं तरफ गोलियों की तरफ दौड़ा। वो जानता था कि वो समर को और नहीं हरा सकता, इसलिए उसने उन गोलियों की तरफ भागने की कोशिश की। जब तक वो हाई हेवन टीयर की गोली लेगा, पावरफुल होता जाएगा। कोल्ड ब्लड इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वो तुरंत गोलियों के पास पहुंच गया। उसने हाई हेवन पिल की एक शीशी खोली और अपने मुंह में उस शीशे को डाल लिया। कोल्ड ब्लड ने तुरंत उसके मुंह से 1 दर्जन हाई हेवन पिल्स खा ली थी। उन गोलियों ने जबरदस्त लाइफ एनर्जी दिया, जो कोल्ड ब्लड के शरीर में जमा होने लगी। उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी और आखिरकार कोल्ड ब्लड की ताकत 5000 किलोग्राम से भी ज्यादा हो गई थी। वो एक ग्रैंड मास्टर की ताकत में बदल गया था। बेशक कोल्ड ब्लड की ताकत ग्रैंड मास्टर लेवल की थी, लेकिन वो ग्रैंड मास्टर लेवल को हासिल करने में असफल रहा, क्योंकि किंगडम में अकेले पिल्स लेने के बजाय अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की भी तो आवश्यकता होती थी। यह देखकर कि कोल्ड ब्लड ने गोलियां खा ली है, उसकी ताकत बढ़ गई है, आसपास के लोग भी एक्साइटेड हो गए थे। वो भी आगे बढ़ गई, उन झगड़ों की परवाह किए बिना जिनमें से वो पहले भी शामिल थे। हेल किंग, रितेश, पल्लवी, पारुल, शिवांगी, रविपाल समेत सभी लोगों ने लड़ाई जारी रखने के बजाय अब हाई हेवन की गोलियां लेना शुरू कर दिया था। हाई हेवन गोली की 1 दर्जन बोतलें थी और हर व्यक्ति ने एक एक बोतल अपने हाथ में पकड़ ली थी। उसने मुंह खोला और तुरंत गोली अपने अंदर डाल ली। हाई हेवन की गोलियों में बड़ी एनर्जी थी और उन सब की ताकत अब बढ़ने लगी थी। समर ने भी बिजली की तेजी से छलांग लगाई और ऊपर की तरफ दौड़ा। उसने हाई हेवन की गोलियां नहीं बल्कि ब्लैक क्रो वाइन्स को अपने हाथ में पकड़ लिया था। समर ने अपने हाथ में पकड़ी ब्लैक क्रो वाइन्स को देखते हुए कहा, वाह, अब कियारा को बचाया जा सकता है। उसकी आंखों में राहत का भाव आ गया था। ये काली ब्लैक क्रो वाइन्स 20 मीटर लंबी थी और काली और सोने के जैसी सख्त थी। समर ने चुटकी लेते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम रहा। ये सब कठोर औषधीय जड़ी बूटियों में से एक माने जाने वाली थी और समर
मन ही मन में उसकी प्रशंसा करने लगा था। जहां तक बात कोल्ड ब्लड की थी, अब वो समर को मारने के लिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। उसने ब्लैक रो वाइन्स के बजाय एक हाई हेवन गोली खा ली थी। उसने सोचा कि ब्लैक रो वाइन्स और यहाँ के खजाने दोनों ही उसके होंगे, बशर्ते वो ताकत बढ़ाकर जब समर को मार देगा। शरीर के अंदर एक विशाल पावर को महसूस करते हुए कोल्ड ब्लड ने अपने चेहरे पर एक उग्र भाव से दिल खोलकर हंसते हुए कहा, समर, मेरी वर्तमान ताकत ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल पर पहुंच गई है। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। हेर किंग भी एक्साइटेड था। उसने भी समर की तरफ देखते हुए कहा, वाह वाह, मैं भी सफलता पर पहुंच गया हूं। समर, आज तुम्हारी मौत तो तय है। वो स्पष्ट रूप से किलिंग इंटेंट से समर को घूरने लगा था। कोल्ड ब्लड और हेल किंग के अलावा रितेश, पल्लवी, पारुल और शिवांगी और भी लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि उनकी भी तो ताकत बढ़ गई थी। कुछ लोग तो लेवल पार भी कर गए थे। समर ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसके दिल में एक बेचैनी का भाव पैदा हो गया और उसने देखा कि इतने सारे लोग पागलों की तरह गोलियां ले रहे हैं और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। समर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सब कुछ बहुत ही सहजता से चल रहा था। अमृत किंग महल वो जगह थी जहां अमृत किंग सुखराज भल्ला और उनकी पत्नी वाटर मून को दफनाया गया था। महल के बीचों बीच पत्थर की छत पर एक ताबूत लगा था और दोनों उस ताबूत में ही थे। अमृत किंग सुखराज भल्ला 50 साल पहले इंडिया के टॉप एल्केमिस्ट थे, इसलिए उनके लिए हाई हेवन की गोलियों की 1 दर्जन बोतलें बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जहां तक बात वाटर मून की थी, वो भी एक ग्रैंड मास्टर और ट्रैप मास्टर थी, जिन्होंने पहले उल्का पत्थर के द्वार, दूसरे तीरों के मार्ग और तीसरे समाधि पत्थर पर लोहे के जंजीर से जाल बिछाए थे। वो अब उनका ताबूत था, वहां जाल कैसे नहीं हो सकता था। समर का मानना था कि अमृत किंग और वाटर मून बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई उनकी कब्र लूटे, इसलिए उन्होंने यहां भी कोई ना कोई तो जाल जरूर बिछाया होगा। लेकिन वो जाल था कहां? आसपास के लोग भी पागलपन और उत्तेजना में डूब गए थे, लेकिन समर अकेला ही चिंतित था। तभी पारुल ने समर के पास जाकर एक मोहक मुस्कान के साथ कहा, शैडो किंग, तुम हाई हेवन गोलियां क्यों नहीं ले रहे हो? वे तुम्हें ताकत बढ़ाने में मदद करेंगी। उसके आकर्षक चेहरे पर संदेह का एक संकेत दिखाई दिया, क्योंकि वो सोच रही थी कि समर ने ब्लैक रो वाइन्स लेने के बाद गोलियां क्यों नहीं ली। समर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे बस ब्लैक रो वाइन्स में ही इंटरेस्ट था। मुझे हाई हेवन गोलियों की कोई परवाह नहीं। पारुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग, मैंने हाई हेवन की गोलियों की एक बोतल ली और मैंने उन्हें अभी तक नहीं खाया। मैं तुम्हें तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ दे सकती हूँ। ये कहते हुए उसने समर को कुछ हाई हेवन की गोलियां दी। ये दृश्य देखकर मन्नावर और उसके पीछे खड़े वशिष्ठ परिवार के सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर जलन के भाव आ गए थे। वो इतने पावरफुल नहीं थे कि हाई हेवन की गोलियां ले सके, इसलिए जब उन्होंने अपनी यंग मिस्ट्रेस को समर को इतनी सारी गोलियां देते देखा तो उन्हें बड़ा असहज महसूस हो रहा था। समर ने पारुल से हाई हेवन की गोलियां ले ली, लेकिन उन्हें खाया नहीं। उसने बस उन्हें ध्यान से देखा। समर को लगा कि इन पिल्स में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि गोलियों के सतह पर एक खास तरह का एक जड़ी बूटी लगी हुई थी। उसने पहले ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन की स्टडी की थी, इसलिए वह सभी औषधियां जड़ी बूटी की तरह से अच्छे से वाकिफ था, और इसी वजह से उसे पहली नजर में ही हाई हेवन पिल्स में कोई समस्या नजर आने लगी थी। समर के चेहरे के आश्चर्य भाव को देखकर उसने मन में एक अनुमान प्रकट हुआ। उसने मन ही मन कहा, ओह, तो ये जाल इन गोलियों में ही है। दोस्तों, आप हमारी जो नई कहानी है, एक बार उसका ट्रेलर और पहला एपिसोड जो हमने तैयार किया है 3 से 4 मिनट का है, आप प्लीज एक बार इसको जरूर देखिए, फिर हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगर अमृत किंग और वाटर मून ने हाई हेवन की गोलियों का जाल को स्थापित किया था, तो कब्र में आने वाले सभी लोग स्तब्ध रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी मोहक हाई हेवन की गोलियों का विरोध नहीं कर सकता था। आसपास के लोगों में समर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने हाई हेवन की गोलियों के लिए लड़ाई बिल्कुल नहीं की थी, जबकि बाकी सभी ने ऐसा किया था। तभी कोल्ड ब्लड अपने चेहरे पर किलिंग इंटेंट लिए समर की तरफ बढ़ता और बोला गुस्से में, समर,
नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने हाई हेवन की गोलियां ले ली है और मेरी पावर ग्रैंड मास्टर किंगडम पर पहुंच चुकी है। मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर आसपास के लोग भी आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से एक लड़के ने हैरान होते हुए कहा, अरे, ये कोल्ड ब्लड वास्तव में हाई हेवन के रैंकिंग टॉप पर पहुंच गया है। अब जब उसने इतनी सारी हाई हेवन की पिल्स को ले लिया तो उसकी पावर ग्रैंड मास्टर में एंटर कर गई है। तो क्या अब समर का मरना तय है? उसके पास खड़े दूसरे लड़के ने कहा, मैं सहमत हूं। समर ने अभी अभी क्रिम्सन ब्लड सेक्ट और घोस्ट किंग सेक्ट के कई स्टूडेंट्स को मार डाला। ये उससे बदला तो जरूर लेगा। वहीं एक लड़के ने समर पर दया दिखाते हुए कहा, ओह, यह एक दुर्लभ प्रतिभा कोल्ड ब्लड द्वारा मारी जाएगी। अफसोस है। किसी ने समर को बेवकूफ मानते हुए कहा, यार, ये समर कितना बेवकूफ है। हम सबने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये पिल्स ली। उसे नहीं पता कि ये गोलियां उसे लेनी चाहिए। आसपास के लोगों में खूब चर्चाएं हो रही थी, जो समर को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी बेवकूफ सुअर को देख रहे हों। ये लोग राजपूत परिवार और मेहता परिवार के सब ऑर्डिनेट थे। ये सिर्फ इसलिए जिंदा थे क्योंकि उन्होंने अभी समर पर हमला नहीं किया था। भीड़ के तानों को सहते हुए समर का चेहरा शांत रहा, जबकि वो मन ही मन ठंडे मुस्कान से देर तक सोचता रहा था, मुझे बेवकूफ की तरह डांट रहे हो। हाँ, फिर भी आखिर में तुम बेवकूफ हो। जाहिर है कि हाई हेवन की गोलियों में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाई। कोल्ड ब्लड समर के पास एक जगह पर आया और वो उस पर हमला करने के लिए आने ही वाला था, तो उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसे चक्कर और थकान महसूस हुई। तभी कोल्ड ब्लड अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसे लगा कि शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। उसका चेहरा भय से भर गया था। उसने मन ही मन में सोचा, अरे, अरे, ये क्या हुआ? ये मेरी ताकत कहां जा रही है? कोल्ड ब्लड की आंखें सदमे और भय से भर गई थी। पहली बार उसने ऐसी स्थिति का सामना किया था और वो बुरी तरह से डर चुका था। कोल्ड ब्लड के बाद बाकी लोग भी लड़खड़ा कर गिरने लगे थे। यहां तक कि पारुल और शिवांगी भी समर के पास गिर गई थी। सभी लोग हैरानी और डर से भय गए थे, आपस में चर्चा करने लगे थे। उनमें से एक लड़के ने अपने हाथों को देखते हुए कहा, अरे, 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 ये मेरी ताकत गायब कैसे होती जा रही है? एक और लड़के ने कहा, अरे, अरे, कोई बता सकता है क्या, ये मुझे क्या हो रहा है? एक लड़की ने डरते हुए कहा, ये हमारे साथ गलत हो गया है। क्या क्या हमें जहर दिया गया है? सभी डर और दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। जरा सोचिए, ताकत फाइटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिर भी उनकी ताकत गायब हो गई। इसका क्या मतलब था? यह पूरी तरह से तबाही थी और इसका मतलब मौत ही था। सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। सिर्फ एक ही बचा हुआ था, वो था समर, क्योंकि उसने हाई हेवन की गोलियां नहीं ली थी। यह दृश्य बहुत भयानक लग रहा था। जो कोई भी उसको स्थिति के कारण बारे में बता नहीं पा रहा था। वो यही सोचता कि समर ने ही आखिरकार कुछ किया है और सबको गिरा दिया है। लालच एक पाप था। हर कोई अपने लालच की कीमत खुद चुकाता था। बेशक हाई हेवन की गोलियां बहुत दुर्लभ थी, लेकिन इतने सारे अमृत बिना किसी तरकीब के तो नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही आसमान में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। तभी मन्नावर ने समर को घूरते हुए आश्चर्य से पूछा, समर, समर, यह आखिर तुम्हें तकलीफ क्यों नहीं हो रही? पारुल सही वहां मौजूद सभी लोग गिर गए थे, जबकि केवल समर अभी भी ठीक था। मन्नावर बहुत उलझन में पड़ गया था, क्योंकि वो वही था जो अभी अभी समर पर हंस रहा था। तभी समर ने व्यंग करते हुए कहा, मुझे याद है कि तुमने मुझे बेवकूफ कहा था। अब मैं ये शब्द तुम्हें वापस भेज रहा हूं, क्योंकि असल में बेवकूफ तुम हो। उसकी बात सुनकर मन्नावर के चेहरे के भाव बदल गए। वो काला पड़ गया। मन्नावर को गुस्सा आया और वो समर को डांटना चाहता था, लेकिन उसने अपना इरादा बदल लिया और वह ये सोचकर डर गया कि वो कमजोर हो गया है और समर ही एकमात्र ऐसी ताकत है जो शायद उसे मार सकती है। तभी पारुल ने अपने मोहक चेहरे पर घबराहट के साथ पूछा, शैडो किंग, शैडो किंग, ये सब क्या है? समर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, हाई हेवन की गोलियों में कुछ गड़बड़ है। ग्रैंड मास्टर वाटर मून ने इसे एक चाल में बनाया था। ओह, इसे चाल कहना तो अनुचित है। इसे पावर पिघलाने वाली जड़ी बूटी
एक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी होनी चाहिए। पारुल का उदास चेहरा देखकर जड़ी बूटी का नाम सुनकर बदल गया था। वशिष्ठ परिवार की यंग मिस्ट्रेस होने के नाते इस तरह की जड़ी बूटी के बारे में जानना उसके लिए स्वाभाविक था। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर था, पावर पिघलाने वाली जड़ी बूटी एक ऐसी जड़ी बूटी थी जो इंसान के अंदर के पावर को खत्म कर देती थी। यह जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ भी थी और अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुई थी। लेकिन यह बात समझ में आती है कि जब पता चला कि वो अमृत किंग का मकबरा था। पावर पिघलाने वाली जड़ी बूटी वास्तव में पावर को खत्म कर देती थी, बल्कि अस्थायी रूप से उसको सील भी कर देती थी, लोगों को दुर्लभ बना देती थी। वहां मौजूद सभी हाई हेवन की गोलियां पावर पिघलाने वाली गोलियों से लपित थी। लोग जितनी हाई हेवन की गोलियां लेते उतनी ही जल्दी नीचे गिरते। और जहां तक पावर पिघलाने वाली जड़ी बूटियों का सवाल है, बहुत से योद्धा इसके बारे में जानते थे। तभी कुछ लोगों ने आशावादी लहजे में कहा, अरे अरे, ये तो ताकत पिघलाने की जड़ी बूटी है, इसलिए ठीक है, बस बस एक पल रुक जाओ, जड़ी बूटी का असर खत्म हो जाएगा, फिर हम अपनी ताकत वापस पा सकेंगे। आशावादी और निराशावादी दोनों लोग महुआ पर मौजूद थे और नजर दौड़ाई तो कोल्ड ब्लड, हेल्थ किंग, रितेश और पल्लवी जैसे लोग थे जिनकी आंखों में सिर्फ निराशा और उदासी झलक रही थी। दरअसल पावर पिघलाने वाली जड़ी बूटी ने कुछ देर पहले ही पावर पिघलाई थी और कुछ समय बाद उनकी पावर वापस आ सकती थी। अब जब वे सब पावरहीन हो चुके थे, समर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति बचा था जो बिल्कुल भी पावर नहीं खोआ था। तभी कोल्ड ब्लड ने धीरे से कहा, अगर अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं ये पिल्स कभी नहीं लेता। ओह शिट, मैं कितना मूर्ख हूं। इस समय उसका चेहरा उदास था और उसे इतना पछतावा हो रहा था कि वो खुद को थप्पड़ मार लेना चाहता था। जरा सोचिए कि क्रिम्सन ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर और जो हायर हेवन रैंकिंग की सूची में पहले स्थान पर था, वो खुद को बेवकूफ समझकर खुद को मूर्ख भी कह रहा था। कोल्ड ब्लड और बाकियों ने जो किया वो बिल्कुल उन कहावतों के जैसा था, ऊन लेने जाओ और कटे हुए घर आओ। इंसान पत्थर उठाता है तो अपने ही पैर पर गिरा देता है। कोल्ड ब्लड का इरादा पहले तो हाई हेवन की गोलियां का फायदा उठाकर आगे बढ़ने का था, फिर इस सफलता का इस्तेमाल समर को मारने के लिए करने वाला था। लेकिन अब उसकी ताकत खत्म हो गई थी, वो बलि के लिए तैयार था। उसके पास समर द्वारा अपनी इच्छा के मारे जाने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं था। समर जहां पर था वहीं पर खड़ा रहा, आसपास के लोगों को चिढ़ाते हुए, आंखों में मुस्कान लिए। अब वो शैडो किंग था और उसके सामने खड़े लोग बलि के बकरे के मेमने की तरह बन गए थे और वो जिसे चाहे अब मार सकता था। समर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोल्ड ब्लड, हेल्किंग, रितेश, पल्लवी, तुम सब मेरे दुश्मन हो। अब तुम मुझे बताओ कि पहले मैं किसे मारूं। समर थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराहट में ठंडा किलिंग इंटेंट था, जिससे सभी सिहर उठे। तभी एक बड़बड़ाती हुई आवाज आई, वाह, बहुत स्वादिष्ट खून है, ये मुझे पसंद आया। आवाज बहुत ही तीखी और अजीब थी, बकबक करती हुई आवाज बहुत कठोर लग रही थी। तभी लाल चोगा पहने एक रहस्यमय आदमी लोहे की जंजीर पर पैर रखकर लावा नदी से ऊपर उठकर छलांग लगाता हुआ सचमुच ऊपर उड़कर आ गया था। लाल चोगा वाला आदमी ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही मीटर पर था, लेकिन यह सच था कि वो हवा में उड़ रहा था। उड़ते हुए ग्रैंड मास्टर, लाल चोगा पहने हुए अचानक प्रकट हुआ आदमी एक ग्रैंड मास्टर था। समर के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे, उसकी आंखों में एक अजीब सा झटका सा छा गया था। समर के अलावा आसपास के लोग भी हैरान थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ग्रैंड मास्टर मकबरे में प्रवेश के लिए उन्हें काफी समय हो गया था। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनका एक व्यक्ति पीछा कर रहा है और वो एक ग्रैंड मास्टर था। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये कोई ग्रैंड मास्टर नहीं था, क्योंकि अगर वो ग्रैंड मास्टर होता तो ही की लंजीर पर पैर रखे बिना ही सीधे उड़ सकता था। दरअसल लावा नदी के ऊपर से उड़ने वाले पहले उस लोहे के जंजीर पर पैर रखना पड़ा था। ग्रैंड मास्टर किंगडम स्टार में आधा कदम, क्या वो आधा ग्रैंड मास्टर था? सबके चेहरे के भाव काफी बदल गए। यहाँ के सबसे पावरफुल लोग अभी हाई हेवन एक्सपर्ट स्टेज पर थे, इसलिए लाल चोगा पहने वाले व्यक्ति को कोई भी नहीं हरा सकता था। इसके अलावा लाल चोगा वाला व्यक्ति बहुत ही दुष्ट भी लग रहा था। उस आदमी की लंबी
और चौड़ी कमर और छाती थी। उसकी लंबाई 6 फीट थी। उसने लाल वस्त्र पहने थे। उसका चेहरा खून सा लाल था। उसकी रक्त पिपासु आंखें थी और वो बड़ा ही दुष्ट लग रहा था। जब वो महल में उतरा तो उसने जमीन को पर खून को देखा। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने मुंह खोला और सारा खून अपने मुंह में खींच लिया। यह खून क्रिम्सन ब्लड सेक्ट, घोस्ट किंग सेक्ट और किलर कैंप के अनुचरों का था, जिसे समर ने अभी अभी मारा था। शैतान, ये शैतान है। सब लोग ये देखकर उस आदमी से भयभीत होने लगे थे। लाल चोगे वाला व्यक्ति समर से भी अधिक भयानक था। लाल चोगे वाले आदमी ने अपनी जीभ निकाली और खून से सने होठों को चाटते हुए कहा, आह, स्वादिष्ट। ये खून मुझे बहुत पसंद आया। ये कहते हुए बड़े ही मुस्कान बिखेर दी। उस व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, वाह, मैं मरे हुए लोगों की खून की अपेक्षा में जिंदा लोगों का खून अधिक पसंद करता हूं, और यहाँ तो बहुत सारे जिंदा लोग भी हैं। यह कहते हुए पास में खड़े राजपूत परिवार के एक स्टूडेंट को उसने पकड़ लिया। राजपूत परिवार के स्टूडेंट का चेहरा पीला पड़ गया। उसने दया की गुहार लगाते हुए कहा, प्लीज प्लीज मेरा खून मत चूसो, प्लीज। लाल चोगे व्यक्ति ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। उसने अपने स्टूडेंट्स के गले पर काट लिया और कुछ ही पलों में स्टूडेंट्स का खून सूख गया। वो एक लाश में बदल गया, जिसे उस आदमी ने जमीन पर फेंक दिया, और इस समय लोग कांपने लगे थे। लाल चोगे वाले व्यक्ति को डर भरी नजरों से देख रहे थे। वहीं समर की पुतलियां भी अचानक सिकुड़ गई। वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हालांकि आगे लाल चोगा वाला आदमी दुष्ट था, लेकिन वो ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल में सिर्फ आधा कदम दूर था और यहां से सबसे ताकतवर आदमी था। तभी उस लाल चोगे वाले आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अरे अरे, यहाँ तो दो सुंदरियां भी है। मुझे सबसे ज्यादा सुंदर महिलाओं का खून पसंद है। वाह। पारुल और शिवांगी को देखते ही उस व्यक्ति का चेहरा प्रसन्न हो गया। उसकी आंखों में उत्साह और रक्त पिपासा का भाव दिखाई दिया। लाल चोगे वाले आदमी ने एक दोस्त मुस्कान दी और ठंडे स्वर में कहा, सुंदरी सुंदरी, पहले मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाओ, फिर मुझे अपना खून पीने दो। उसके शब्द बहुत क्रूर थे। पारुल और शिवांगी ने ये शब्द सुने तो उनका चेहरा पीला हो गया। उन्होंने जो हाई हेवन की गोलियां ली थी वो बेचारे पहले ही दुर्लभ हो गई थी और अपना बचाव करने में अब वो असमर्थ थी। लेकिन अगर दोनों ने वो गोलियां न भी ली होती तो भी वो उस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हालांकि वो ग्रैंड मास्टर आधा बन चुका था। उसे आसपास के सभी लोगों में से सबसे पावरफुल माना जा सकता था। हालांकि हाफ ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल जैसा तो नहीं था, फिर भी वो उसकी ताकत बहुत तेज थी। लाल चोगे वाले आदमी ने पारुल से कहा, चलो चलो तुम्हारे साथ शुरू करते हैं। मुझे चुलबुली औरतें बहुत ज्यादा पसंद हैं। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ गया था। उसको देखते ही पारुल के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने कहा, नहीं नहीं, यहाँ यहाँ मत आना। मैं मुंबई के वशिष्ठ परिवार की यंग मिस्ट्रेस हूँ। अगर तुमने मेरे पास आने की हिम्मत की तो वशिष्ठ परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा। पारुल ने उसे वशिष्ठ परिवार के नाम से धमकाने की कोशिश की, क्योंकि उसे वशिष्ठ परिवार के अलावा लाल चोगे वाले आदमी को धमकाने का कुछ और नहीं मिला। उसकी धमकी सुनकर वह आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक आ गई। वो निश्चित रूप से वशिष्ठ परिवार को जानता था, क्योंकि वो मुंबई के 4 एंशिएंट परिवारों में से एक था, जो हजारों सालों से अपने डीप बैकग्राउंड और गहरे प्रभाव के साथ चला आ रहा था। लाल चोगे वाले आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ओह, क्या सच में वशिष्ठ परिवार इतना पावरफुल है? ओह, लेकिन मैं उससे नहीं डरता। यह कितनी अच्छी बात होगी अगर मैं वशिष्ठ परिवार की यंग मिस्ट्रेस के साथ सो सकूं। वास्तव में वशिष्ठ परिवार एंशिएंट मार्शल आर्ट की दुनिया में एक महान प्रतिष्ठा के साथ पावरफुल था। लाल जोगे वाले व्यक्ति के पास भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। तभी अचानक शिवांगी ने लाल चोगे वाले आदमी के चेहरे को घूरते हुए कहा, मैं मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। तुम क्रांति ब्लड हो, पिशाच सेक्ट के तीसरे एल्डर। इंडिया में सबसे प्राचीन पावर होने के नाते फ्लेरी एम्पर सेक्ट सबसे रहस्यमय पावर था, और इसलिए यह इंडिया में एंशिएंट मार्शल आर्ट सेक्ट्स और परिवारों के बारे में अच्छे से जानता भी था।
शिवांगी ने एक बार फ्लेरी एम्पर सेक्ट की लाइब्रेरी में उस लाल चोगे वाले व्यक्ति की तस्वीर भी देखी थी। उसका नाम क्रांति ब्लड था और वह पिशाच सेक्ट का तीसरा एल्डर था और अनकन्वेंशनल दुनिया की 81 शैतानों में से एक था। काले और गोरे और एंशियंट और अनकन्वेंशनल दोनों होते थे। एंशियंट वर्ल्ड में 81 ग्रैंड मास्टर थे, जबकि अनकन्वेंशनल वर्ल्ड में भी 81 शैतान थे। ये 81 शैतान अनकन्वेंशनल वर्ल्ड के सभी ग्रैंड मास्टर थे और उनकी फाइटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा प्रबल थी। कांति ब्लड ने शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा, अरे अरे छोटे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानती हो? उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया था। क्योंकि बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने खड़ी सुंदर लड़की उसे कैसे जानती है। शिवांगी ने ठंडी मुस्कान के साथ धमकी देते हुए कहा, मैं शिवांगी हूं, फ्लेरी एम्पर सेक्ट की यंग मिस्ट्रेस। क्रांति ब्लड, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। अगर तुमने मेरा अनादर करने की हिम्मत की तो फ्लेरी एम्पर सेक्ट तुम्हें निश्चित रूप से मार डालेगा। फ्लेरी एम्पर सेक्ट का नाम सुनकर क्रांति ब्लड के चेहरे के भाव बदल गए। यह पहली बार था जब उसने चेहरे पर कोई बदलाव दिखाई दिया। फ्लेरी एम्पर सेक्ट एक रहस्यमय उपस्थिति थी। मुंबई शहर के 4 महान परिवारों में से भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। क्रांति ब्लड पारोल की पहचान को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन उसे शिवांगी की पहचान की परवाह थी। फ्लेरी एम्पर सेक्ट इतना रहस्यमय था कि उसे डर लग रहा था कि कहीं फ्लेरी एम्पर सेक्ट की यंग मिस्ट्रेस को मार डाला तो उसका शिकार हो जाएगा। जैसा कि ज्ञात था, फ्लेरी एम्पर सेक्ट का सेक्ट मास्टर 81 एंशिएंट ग्रैंड मास्टरों में से एक था, जो टॉप ग्रैंड मास्टरों में से भी एक था। और इस समय 81 शैतानों में से क्रांति ब्लड भी हिचकिचा रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि शिवांगी को मारा जाना चाहिए या नहीं। तभी कोल्ड ब्लड ने अचानक कहा, ओह सीनियर सीनियर क्रांति ब्लड, यहाँ अमृत किंग सुखराज भल्ला की कब्र है और यहाँ अमृत किंग के अल्केमी कला और वाटर मून स्वॉर्ड तकनीक पर नोट्स भी हैं। आपको शिवांगी और अन्य सभी को मारना होगा, अन्यथा जानकारी लीक होने पर आपका शिकार जरूर किया जाएगा। यह अप्रत्याशित था कि उसने क्रांति ब्लड को सीनियर कहकर बुलाया। कोल्ड ब्लड की आवाज सुनते ही क्रांति ब्लड ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक आ गई। उसने कहा, कोल्ड ब्लड, तुम यहां क्या कर रहे हो? कोल्ड ब्लड ने सम्मान पूर्वक कहा, सीनियर क्रांति ब्लड, मेरे पिता ने मुझे यहां आने के लिए कहा था। कोल्ड ब्लड क्रिम्सन ब्लड सेक्ट से था और जबकि क्रांति ब्लड पिशाच सेक्ट से था। चूंकि क्रिम्सन ब्लड सेक्ट और पिशाच सेक्ट दोनों ही अनकन्वेंशनल ताकतें मानी जाती थी, इसलिए कोल्ड ब्लड पहले भी क्रांति ब्लड से मिल चुका था और दोनों सेक्ट्स के बीच अच्छे रिलेशन थे। क्रांति ब्लड ने फिर से पूछा, कोल्ड ब्लड, क्या तुमने सच कहा? क्या यहां सचमुच अमृत किंग सुखराज भल्ला की कब्र है? अमृत किंग की अल्केमी तकनीकें भी हैं? उसे कि देखकर सांसें भी तेज होने लगी थी। जहां तक अमृत किंग सुखराज भल्ला की बात थी, क्रांति ब्लड ने उसे सभी पहले भी सुना था। वो 50 साल से इंडिया का अमृत किंग था, जिसकी अल्केमिस्ट नॉलेज वर्ल्ड में सबसे बेस्ट थी। उसकी पत्नी वाटर मून एक ग्रैंड मास्टर ट्रैप तकनीकों की मास्टर थी। चाहे एंशिएंट हो या अनकन्वेंशनल, वे सभी अमृत के पीछे तो भागते ही थे, क्योंकि अमृत उनकी पावर बढ़ाता था। अल्केमी तकनीकें अमृत को भी प्रिस्क्रिप्ट कर सकती थी। अब जबकि अमृत किंग की अल्केमी तकनीकें उसके सामने थी, तो क्रांति ब्लड का इंटरेस्ट निश्चित रूप से जागने लगा था। कोल्ड ब्लड ने अपने पक्ष में करने के लिए लालच देते हुए कहा, सीनियर, बस यहां मौजूद सभी लोगों को मार डालो और अमृत किंग की अल्केमी तकनीक प्राप्त कर लो। अगर तुमने ग्रैंड मास्टर अमृत को पुरस्कृत कर लिया तो तुम इसे प्राप्त कर लोगे और आप एक ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। फिर आपको किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। कोल्ड ब्लड को भी अपना प्लान तैयार था। इतने सारे लोगों के बीच वो अकेला कन्वेंशनल सेक्ट का मेंबर था और बाकी सभी एंशिएंट थे, इसलिए वो ज्यादातर लोग उसके दुश्मन थे। इसके अलावा कोल्ड ब्लड अब हाई हेवन की गोलियों से कमजोर भी हो चुका था, जबकि समर बिल्कुल ठीक था। उसे समर द्वारा मारे जाने का भी डर था। एंशिएंट ताकतों को मारने के लिए उसने उकसाया, इसीलिए कोल्ड ब्लड की सोच बहुत दुर्भावपूर्ण थी। क्रांति ब्लड ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, अमृत किंग की अल्केमी तकनीक मेरी है और मैं उसे किसी भी तरह से पाकर रहूंगा। रहस्य की रक्षा के लिए कोल्ड ब्लड को छोड़कर
अब तुम सबको मरना होगा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट आ गया था। यह कहने के बाद उसने शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा, फ्रेरी एम्पर सेक्ट की यंग मिस्ट्रेस, सबसे पहले मैं तुम्हारा आनंद लूंगा। क्रांति ब्लड खून का प्यासा था। उसकी नीयत बुरी थी और वो शिवांगी की तरफ चल पड़ा। उसके दुष्ट चेहरे को देखते ही शिवांगी का चेहरा बुरी तरह से पलट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना दुष्ट होगा और वो फ्रेरी एम्पर सेक्ट की बात भी नहीं मानेगा। तभी समर ने खुद से कहा, ओह यार, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। समर ने क्रांति ब्लड को शिवांगी की तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसने आह भरी और कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि शिवांगी भी समर की दोस्त थी। इसलिए उसने क्रांति ब्लड को मारना ही सोचा। समर अपने दोस्तों के प्रति वफादार भी था। क्रांति ब्लड हाफ ग्रैंड मास्टर और था। एक आदमी जानता था कि अब क्या करना है और क्या नहीं। जब बात दोस्त की थी तो एक्शन लेना जरूरी था। समर ने एक बॉन्डर की तरह चाल चली और तुरंत शिवांगी के पास आकर खड़ा हो गया। अपने रास्ते में आता देखकर क्रांति ब्लड का चेहरा काला पड़ गया। उसने समर को घूरते हुए कहा, ए युवक, मेरे बीच में आने की हिम्मत मत करो। आखिर तुम हो कौन? समर ने मुस्कान के साथ कहा, मैं समर हूं, शैडो किंग। मुझ पर एक एहसान करो और इस सुंदरी को मत मारो। समर की आम आदत थी कि इस्तेमाल ताकत का करने से पहले बातचीत करके कोशिश करता था। अगर विरोधी उसकी सलाह नहीं मानता तो लड़ने का विकल्प तो था। क्रांति ब्लड की आंखों में खून की प्यास के साथ उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तो मैं तुम पर एहसान क्यों करूं? आज मैं तुम्हारे सामने शिवांगी को मार डालूंगा। अनकन्वेंशनल 21 शैतानों में से एक होने के नाते क्रांति ब्लड न केवल दुष्ट था बल्कि बहुत पावरफुल भी था। इसलिए वो निश्चित रूप से समर का अपमान कर रहा था। अगर समर एक ग्रैंड मास्टर होता तो क्रांति ब्लड उसकी बात मान लेता। लेकिन अब समर ने न केवल हाई हेवन किंगडम में एंटर किया था, क्रांति ब्लड उसकी रिक्वेस्ट क्यों मानेगा, क्यों उसकी परवाह करेगा? एंशिएंट मार्शल आर्ट दुनिया जंगल के कानून और पहली ताकत के समाज पर आधारित थी। इसका मतलब साफ था कि आप पर्याप्त रूप से मजबूत है। समर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें गुस्से में आ गई थी। क्रांति ब्लड खून पर ज्यादा भड़क गया था। उसने समर को ऐसे ही डांटने की हिम्मत की जैसे कोई वो मामूली इंसान हो। समर ने गहरे किलिंग इंटेंट से व्यंग करते हुए कहा, क्रांति ब्लड, तुमने अपनी इज्जत बचाने का मौका गवा दिया। तुम शिवांगी को मारना चाहते हो। पहले मेरे हाथ में जो तलवार है उसे बचकर दिखाओ, फिर देखते हैं कौन क्या करता है। और उसको क्रांति ब्लड पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब क्या करेगा समर? क्या समर क्रांति ब्लड को मार देगा, सबको बचा लेगा? क्या होगा अब यहाँ पर घमासान युद्ध में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक कहानी को जरूर शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें जरूर भेजें जो आपने बीच में कहानी देखी है। अगर आप वैसी कहानी देखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर जाए और अपने चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें। जो जो अपने चैनल की मेंबरशिप लेगा उनके लिए वो कहानी, और आप लोग टाइम भी बताइए कि उस कहानी को हम आपके लिए किस समय भेजें और आप लोग किस समय उसको सुनना पसंद करेंगे। लेकिन जो जो ज्वाइन करेगा, मेंबरशिप लेगा, वो कहानी उसी को सुनने को मिलेगी और वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रोमियो और जूलियट की कहानी है। दोस्तों, तब तक के लिए राम राम। कल फिर मिलेंगे, तो जल्दी से चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।